क्लास 12 बायोलॉजी का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और इस पेपर को अगर आपने देख लिया तो 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पूरा पेपर अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो आपके 30 नंबर बायोलॉजी के पेपर में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस पेपर से 30 नंबर के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे बोर्ड के पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन होता है सही विकल्प चुनने का होता है और इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। तो पहला है, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? देखिए, आपको ध्यान रखना है, यहां कहा गया है जौ के दाने बनाना है, तो दाने कब बनेंगे? देखिए, दाना तो तभी बनेगा, दाना क्या होता है? वास्तव में दाना बीज होता है, बीज, सीड। और बीज कब बनता है? जब निषेचन होता है। निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है। और निषेचन की प्रक्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। मादा युग्मक। अब देखिए, नर युग्मक यहां पर क्या था? पराग कण था। तो एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कण बनते हैं, जबकि मादा युग्मक कैसे बनते हैं? तो एक गुर बीजाणु मात्र कोशिका से 4 मादा युग्मक, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक शेष रह जाता है। तो अब देखिए, यहां पर 200 दे रखा है, तो 200 को 4 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 50। और प्लस यहां अब चूंकि 200 दाने बनाना है तो अर्धसूत्री विभाजन भी 200 चाहिए, क्योंकि एक ही यहां पर आया है, इसलिए यहां 200 हो जाएगा। इस तरह से 250 आ जाएगा। तो इसमें आंसर सही होगा 250। यानी जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? तो 250 होने चाहिए। 200 इसका और 50 इसका, इस तरह से 200 दाने बन जाएंगे। फिर अगला है, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि कौन सी होती है? फिनाइलकीटोन्यूरिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, अरक्तता। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा पहला, फिनाइलकीटोन्यूरिया जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। देखिए, अगर आप लोग फिनाइलकीटोन्यूरिया पर वीडियो देखना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है, कौन से गुणसूत्रों के कारण होता है, वर्णांधता के बारे में जानना चाहते हैं, हीमोफीलिया के बारे में जानना चाहते हैं, अरक्तता, तो इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अलग अलग अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है। देखिए, जो पराग कोश होता है, मान लेते हैं कि ये पराग कोश है, अगर इसकी अनुप्रस्थ काट यहां से काटी जाए और सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें जो परागधानी होती हैं, ये जो परागपुट होते हैं, ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा 4। 2 पाली होती हैं, एक पाली ये, दूसरी पाली ये, 2 लोब होते हैं और एक प्रत्येक में 2-2 परागधानियां पाई जाती हैं, या परागधानियों को लघु बीजाणुधानियां भी कहा जाता है, और इन्हीं के अंदर परागकण का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? 2 नर युग्मक, 2 वर्धी कोशिकाएं और 1 जनन कोशिका? तो बिल्कुल नहीं, 2 वर्धी कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी। 1 जनन कोशिका और 1 नलिका कोशिका, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पराग कण में कौन सा पाया जाएगा? तो 1 जनन कोशिका और 1 नलिका कोशिका पाई जाती है। 1 नलिका कोशिका और 1 नर युग्मक नहीं सही होगा, इसलिए आंसर से होगा तीसरा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें 1-1 नंबर का होता है। ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, निश्चित उत्तरीय, और इसमें 5 प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 5। तो मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए कहा गया है। देखिए, मांसल फल का जब भी चित्र कहा जाए तो आप हमेशा आम वाला चित्र इस तरह से बना देना। इस तरह से आम की जो अनुप्रस्थ काट या अनुलंब काट का जो चित्र था, यहाँ पर सीड दिखा देंगे और सीड के ऊपर वाला भाग इस तरह से बना देंगे। ये जो बाहरी भित्ति है, ये फल भित्ति हो जाएगी, बाहरी भित्ति फल भित्ति, जिसे एपीकार्प कहा था, एपीकार्प कहा जाता है। ये वाली जो भित्ति है, इसे मीसोकार्प कहा जाता है, मीसोकार्प, या मध्य फल भित्ति कहते हैं, मध्य फल भित्ति कहेंगे। और ये वाली जो भित्ति है, इसे अंतः फल भित्ति कहा जाता है,
अंतः फल भित्ति कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो इंडोकार्प कहा जाता है, इंडोकार्प कहा जाता है। और ये वाला सीड हो जाएगा, सीड यानी बीज हो जाएगा। इस तरह से चित्र बनाना होगा और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगला है, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? बहुत ही आसान है। जो जीवाणु की कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, अर्थात उसमें जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक जो केंद्रक होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, वो अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। अब अगला है, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताना है जो टाइफाइड बुखार उत्पन्न करता है। देखिए, जो टाइफाइड बुखार है ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है या बैक्टीरियल बीमारी होती है, यानी जीवाणु जनित रोग होता है। और पूछा गया है किस सूक्ष्म जीव से, उस जीव का नाम बताना है। तो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से लिख देंगे इसमें। फिर अगला है, पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी पर परागण की क्रिया से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आप पहला लाभ बता सकते हैं कि पर परागण से स्वस्थ संतति प्राप्त होती है, स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है। यानी जो उनकी संतान होंगी वो स्वस्थ होंगी, हेल्दी होंगी। और फिर दूसरा आप बता सकते हैं कि नई किस्मों का विकास होता है, नई किस्मों का उत्पादन होता है या विकास होता है कह सकते हैं। और अगर आप पॉइंट बताना चाहें तो इसमें आप बता सकते हैं कि रोग प्रतिरोधी पादपों की उत्पत्ति होती है, रोग प्रतिरोधी पादपों की उत्पत्ति होती है, पादपों की उत्पत्ति होती है। और भी बताना चाहें, हालांकि 1 ही नंबर का है, इतना लिख देंगे तो मिल जाएगा आपको नंबर, लेकिन और बताना चाहें तो बता सकते हैं कि जीवन संघर्ष में अधिक क्षमता होती है, वगैरह वगैरह। फिर अगला है 2 का लास्ट वाला, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। देखिए, तप्त स्थल कहो चाहे हॉट स्पॉट कहो, तप्त स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट। तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान सी आपको बता देते हैं, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी। देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां जीव जातियों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, वहां मानवीय क्रियाकलापों का खतरा रहता है। इसलिए उन क्षेत्रों को तप्त स्थल बना दिया गया है। यानी उन क्षेत्रों में अब कोई जा नहीं सकता है, उनको तप्त स्थल घोषित कर दिया गया है, तो उन्हें ही तप्त स्थल कहा जाता है। यानी जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जहां पर जीव जातियों की संख्या अधिक है, उन क्षेत्रों को बायोडायवर्सिटी जोन घोषित किया गया है और इन्हीं क्षेत्रों को तप्त स्थल कहा जाता है। देखिए, जो 3 नंबर का प्रश्न होता है इसमें भी कुल 5 प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 2-2 नंबर के होते हैं। तो अब आपको 1 नंबर वाले से दूना लिखना पड़ेगा इसमें। तो पहला है, एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए, एमनियोसेंटेसिस पर। तो देखिए, पहले तो परिभाषा आप बता दीजिए कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। तो परिभाषा बहुत ही सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटी सी आपको बताते हैं। जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। अब देखो, होता क्या है कि जो भ्रूण होता है, जैसे ये गर्भाशय है तो भ्रूण गर्भाशयी द्रव में तैरता रहता है। ये मान लेते हैं भ्रूण है और ये गर्भाशयी द्रव में तैर रहा है। ये जो द्रव होता है ये एमनियोटिक द्रव कहलाता है, एमनियोटिक द्रव कहलाता है। ये एमनियोटिक द्रव है, तो भ्रूण एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। अब इस द्रव में इस भ्रूण की कोशिकाएं भी होंगी, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन सुई के माध्यम से इस द्रव को निकाल लेते हैं। और इस द्रव को निकालने के बाद इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में
अपसामान्यताओं का अध्ययन करते हैं कि कहीं उसको कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है, कहीं उसको कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, और यदि ऐसा हुआ तो गर्भ को गिराने की कोशिश की जाती है। अगर आनुवंशिक या जेनेटिक अपसामान्यताएं हैं तो गर्भ को गिराने की कोशिश की जाती है। तो इसी क्रिया को एम्नियोसेंटेसिस कहा जाता है। लेकिन आजकल लोग इसका भ्रूण हत्या करवाने लगे थे, इसलिए सरकार ने इसको बंद करवा दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, परागकोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं? जो परागकोश के परागकण होते हैं वे भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो देखिए, परागकण बनेंगे कहां? तो परागपुट के अंदर या लघु बीजाणुधानी के अंदर, और इसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को एक कोश की लेयर होती है, इसे टेपिटम कहते हैं। और ये जो टेपिटम होती है यही बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा टेपिटम, ये हो जाएगा। फिर अगला, असली फल और नकली फल में अंतर लिखिए। असली फल किसे कहते हैं, नकली फल किसे कहते हैं? तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए, ऐसे फल, जैसे ये फूल हमने बना लिया है, ये पुष्प बनाया और ये पुष्प का अंडाशय है। तो हम सामान्य भाषा में आपको बताएं तो जो पुष्प का अंडाशय होता है उससे जब फल बनते हैं तो उन्हें असली फल कहा जाता है। पुष्प के अंडाशय से बने फल असली फल कहलाते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। जैसे आम, पुष्प के अंडाशय से बने फल असली फल या सत्य फल कहलाते हैं। जबकि नकली फल क्या होते हैं? पुष्प के अंडाशय से विकसित ना हो, अंडाशय से ना बने, बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से बन जाएं, उन्हें नकली फल कहा जाता है। तो असली फल और नकली फल में अंतर समझ गए? असली फल वह फल, सत्य फल वह फल, असली कहो चाहे सत्य फल कहो, वह फल जो पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं, ओवरी से विकसित होते हैं, उन्हें असली फल कहा जाता है या सत्य फल कहा जाता है या ट्रू फ्रूट कहा जाता है। जबकि नकली फल या फॉल्स फ्रूट वह फल होते हैं जो पुष्प के अंडाशय से ना विकसित होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। अच्छा, आप उदाहरण बता देते हैं। तो असली फल में तो मैंने बता दिया, जैसे आम है। नकली फल अगर कहा जाए इसके उदाहरण, तो नकली फल में जैसे सेब है, नाशपाती है। सेब, नाशपाती ये नकली फल होते हैं। और ये कहां से विकसित होते हैं? पुष्प के पुष्पाक्ष से विकसित होते हैं, पुष्पाक्ष से, सेब और नाशपाती। और इसी तरह से रसभरी होती है, रसभरी है, और बैंगन है, ये भी नकली फल होते हैं। और नकली फल हैं तो कहां से विकसित होते हैं? ये बाह्य दल पुंज से विकसित होते हैं, बाह्य दल पुंज से विकसित हो जाते हैं, कैलेक्स से विकसित हो जाते हैं। और इसी तरह से जो सहतूत होता है, सहतूत है, अंजीर है, ये भी सब नकली फल होते हैं। और ये कहां से विकसित होते हैं? तो ये भी पुष्प क्रम से विकसित होते हैं, पुष्प क्रम से विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से नकली फल के मैंने कई सारे उदाहरण बताए हैं। सेब, नाशपाती, रसभरी, बैंगन, सहतूत, अंजीर आदि ये सभी नकली फल होते हैं, क्योंकि इनका विकास पुष्प के अंडाशय से नहीं होता है बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। और ऐसे फल जिनका विकास पुष्प के अंडाशय से होता है उन्हें असली फल कहा जाता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, असंग जनन को परिभाषित कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान सी परिभाषा आपको बता देते हैं। जब पौधों में संयुग्मन ना हो, संयुग्मन ना हो, एक तो शर्त ये हुई, और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, फिर भी द्विगुणित कोशिका से नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। क्या कहा गया है? असंग जनन को परिभाषित कीजिए या एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? तो जब पौधों में संयुग्मन ना हो, संयुग्मन का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, यानी कि नर और मादा आपस में ना मिले, निषेचन क्रिया ना हो, यह भी हम कह सकते हैं। तो जब पौधों में संयुग्मन ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, लेकिन फिर भी द्विगुणित कोशिका से नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। जैसे देखिए, गन्ना है, गन्ना को काटिए और बो दीजिए, नया पौधा बन गया। ऐसे ही आलू है, आलू को काटिए, बो दीजिए, नया पौधा बन गया। ना तो संयुग्मन हुआ, ना तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर भी नया जीव बन रहा है, तो इसे ही असंग जनन कहा जाता है। जैसे धतूरा में, नींबू में, केपिस में आदि में होता है ऐसे। फिर अगला है, बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। फिर अगला है, बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। तीसरे का लास्ट है, बहुभ्रूणता किसे कहा जाता है? बहुत ही सरल सी परिभाषा आपको बता देते हैं। बीज में
एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनकी विशेषता है बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। या कह लीजिए जो सिट्रस कुल के पौधे होते हैं, सिट्रस कुल यानी जो खट्टे फल हैं, जैसे आंवला है, अंगूर है और संतरा है आदि, सिट्रस कुल के पौधों में होता है ये। और आपको बताते हैं इसमें होता क्या है, जो जाइगोट होता है या फिर कह लीजिए जो प्राक भ्रूण होता है, प्राक भ्रूण जो होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है और वो सभी भाग फिर अलग अलग करके भ्रूण का विकास करते हैं, तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर उदाहरण पूछा जाए तो आप इसमें क्रोटोलेरिया बता सकते हैं, क्रोटोलेरिया हो जाएगा, निम्फिया हो जाएगा, निम्फिया उदाहरण बता दीजिए। ऐसे ही आप कई सारे उदाहरण बता सकते हैं। अगर पूछा जाए बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी। संतरे में खोजा था इन्होंने बहुभ्रूणता को। कब? तो सन 1719 में संतरे में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसको खोजा था। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 4 नंबर संख्या, 5 नंबर क्वेश्चन संख्या, 6 नंबर क्वेश्चन संख्या, इनमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। 4 नंबर में 4 ऑप्शन होते हैं, 5 नंबर में 4 खंड होते हैं और 6 नंबर में भी 4 खंड होते हैं। यानी चौथे, 5वें और 6ठे प्रश्न में कुल 4 खंड होते हैं, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और ये सभी 3 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 36 नंबर के होते हैं, 12×3=36। देखिए चौथे का पहला है, युवा पराकोष के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। आइए इसको जल्दी से आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए युवा पराकोष यानी जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, तो इस तरह से हम एक तरफ का बनाएंगे। हालांकि पूरा हम रेखीय पहले बना देते हैं जल्दी से, इस तरह से, फिर ये सभी तरफ रहेगा, लेकिन हम यहां पर केवल कोना वाला बनाकर आपको दिखाएंगे। तो ये जो कोशिकाएं सबसे पहली वाली होती हैं, एक कोशिकीय लेयर होती है और इस एक कोशिकीय लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस हो जाएगी। और इसके बाद में कुछ बड़ी बड़ी सी कोशिकाएं इस तरीके की होती हैं। इस तरीके की जो आप कोशिकाएं देख रहे हैं, ये कुछ बड़ी बड़ी सी कोशिकाएं होती हैं और ये भी एक कोशिकीय स्तर होता है। इन कोशिकाओं को एंडोथीसियम कहा जाता है, एंडोथीसियम कहा जाता है। और इसके बाद में मिडिल लेयर होती हैं, मध्य परतें, कुछ वर्गाकार कोशिकाएं होती हैं और इनका स्तर होता है 3 से 5 लेयर में होती हैं, 3 से 5। तो इन्हें मध्य परतें कहा जाता है। हम यहाँ पर केवल 3 बनाएंगे। इन्हें क्या कहेंगे? मध्य परतें कहेंगे या मिडिल लेयर कहेंगे। और इसके बाद में एक बड़ी बड़ी सी कोशिका वाली लेयर होती है और इस कोशिका के लेयर में देखिए हम यहाँ तक बना देते हैं, दोनों तरफ, चारों तरफ केंद्रक भी पाए जाते हैं और इस लेयर को टैपिटम कहा जाता है, टैपिटम कहा जाता है। और इसके बाद में इसके अंदर की ओर जो आप देख रहे हैं, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। और इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से परागकण या लघु बीजाणुओं या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो इसी तरह से पूरे भर में आपको बनाना होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अगर आप इस चित्र को और अच्छी तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मैंने पूरा चित्र बनाकर दिखाया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार आप देखेंगे और बनाना आ जाएगा, जाकर के देख लीजिए। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर युवा परागकोश है, ऐसे ही परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट कह सकता है। तो परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का भी चित्र मैंने बनाना बताया हुआ है, आप हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे का खा, मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये भी चित्र था, ये भी चित्र है। आइए शुक्राणु का चित्र बनाकर दिखा देते हैं। देखिए मनुष्य के शुक्राणु का चित्र बनाने के लिए पहले ऊपर जो हेड वाला भाग होता है उसे चम्मच की आकृति का बनाएंगे
और फिर नेक वाले भाग को बना करके इस तरह से पूंछ वाला भाग बना देंगे। यहाँ पर आगे की ओर इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे, जिसे लिखेंगे एक्रोसोम। ये गाल्जी काय का रूपांतरण होता है एक्रोसोम। यहाँ पर थोड़ा सा लंबाई में एक न्यूक्लियस बनाएंगे, इसे लिखेंगे केंद्रक। और यहाँ पर जो इसकी गर्दन वाला भाग होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार होती है, तो यहाँ लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसी की वजह से ये जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, चल पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। आप लिखें तो यहाँ पर स्पाइरल भी लिख सकते हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पूंछ वाला भाग हो जाएगा, एक्सेल फिलामेंट वाला भाग हो जाएगा। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें तीन ही भाग होते हैं। ऊपर शीर्ष वाला भाग जिसे हेड कहा जाता है, फिर गर्दन वाला भाग जिसे मध्य पीस कहा जाता है, मध्य खंड भी कह सकते हैं, गर्दन भी कह सकते हैं, और इसके बाद पूंछ वाला भाग होता है। तो इस तरह से नामांकन कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको अपने चैनल में बनाना बताया हुआ है। आप लोग अगर इसको अच्छी तरीके से सुंदरता के साथ बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे का गा, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया था? भाई जो मेंडल थे इन्होंने मटर के पौधे ही क्यों चुने, अन्य पौधे क्यों नहीं चुने? तो देखिए इसके कई सारे कारण थे, कुछ कारण हम आपको बता देते हैं। पहला कारण आप बता सकते हैं, जो मटर का पौधा था, मटर का पौधा 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है, माह में तैयार हो जाता है। भाई मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधा है जो लगभग में 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है। तो आयु इसकी 3 से 4 माह की ही होती है, इसीलिए इसमें कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था, इसलिए इन्होंने मटर का पौधा चुना। कई पीढ़ियों का अध्ययन जल्दी जल्दी किया जा सकता था, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। और आप दूसरा कारण बताना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि ये द्विलिंगी पुष्प था, तो नर और मादा के लिए अलग अलग जाना नहीं पड़ रहा था, द्विलिंगी पुष्प था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसलिए भी इन्होंने मटर का पौधा चुना। और आप बता सकते हैं कि इनमें केवल स्वपरागण ही संभव था, पर परागण नहीं हो सकता था, स्वपरागण ही संभव था, इसलिए भी इन्होंने मटर का पौधा चुना। तो कई सारे कारण हैं जिसके लिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। फिर चौथे का लास्ट है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जब भी परिवार नियोजन पर टिप्पणी की बात आती है, इसका मतलब परिवार में लोगों की संख्या, जीवों की संख्या को कम रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन की स्थायी विधियों के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि लोगों की संख्या को कम करने के लिए स्थायी विधियों में जैसे वैसेक्टोमी है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की जाती है, ट्यूबेक्टोमी की जाती है। वैसेक्टोमी के अंतर्गत क्या किया जाता है, पुरुष की नसबंदी होती है, पुरुष की नसबंदी होती है। इसमें क्या कहा जाता है कि पुरुष की जो वैस डिफरेंस होती हैं, जो शुक्रवाहिनियां होती हैं, ऑपरेशन करके, शल्य क्रिया के माध्यम से कहो चाहे ऑपरेशन करके उनको काट कर बांध दिया जाता है, जिसे वैसेक्टोमी या पुरुष की नसबंदी कहा जाता है। जिससे जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन क्रिया न होने से परिवार नियोजित हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो ट्यूबेक्टोमी है, ये स्त्री की नसबंदी होती है, स्त्री की नसबंदी होती है। और इसमें स्त्री की जो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, जो अंडवाहिनी होती है, उनको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडे तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन क्रिया ना होने के कारण परिवार नियोजित हो जाता है। तो स्त्री या पुरुष में दोनों में से किसी एक को करानी होती है ये। तो इस तरह से इतना लिख देंगे और 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहें तो इसके चित्र भी बना सकते हैं। वैसेक्टोमी में जो पुरुष की नसबंदी वाला चित्र है वो बना दीजिए, ट्यूबेक्टोमी जो स्त्री की नसबंदी वाला चित्र है वो बना दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं 5 नंबर पर। आप देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये भी 3-3 नंबर का होता है, लेकिन 4 नंबर वाले से ज्यादा इसमें लिखना होता है। तो 5 में पहला है, अंतरण आरएनए पर एक टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरएनए क्या होता है, तो आइए बताते हैं। देखिए जो अंतरण आरएनए है, ये वास्तव में होते क्या हैं, ये अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं, अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। जो अंतरण आरएनए है, इसे वास्तव में ये करते क्या हैं, अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं। अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, तो ये अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाते हैं। जो अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्लों को
कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाते हैं, ये भी कार्य करते हैं। अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक पहुंचाते हैं और इन पर अमीनो अम्ल से जुड़ने का स्थल भी होता है। एमआरएनए के विशिष्ट कोडान से जुड़ने के लिए प्रतिकोड भी होता है। तो इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला है डीएनए अंगुली छापी का विवरण दीजिए। क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापी का विवरण दीजिए। तो डीएनए अंगुली छापी कहो, चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहो, चाहे डीएनए प्रोफाइलिंग कहो, सब एक ही बात है। तो आपको बता दें, इसमें छोटी सी परिभाषा पहले आपको बता देते हैं जल्दी से। देखिए, जो डीएनए होता है, डीएनए का जो एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग करना, डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा, लिख लीजिए, मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना, व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसे ही डीएनए अंगुली छापी कहा जाता है। यानी क्या कहने का मतलब है कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके या डीएनए को कट करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी कहलाती है। और इसकी खोज किसने की थी? एलेक्स जेफरी ने की थी। एलेक्स जेफरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। कब? तो 1986 में इन्होंने की थी। और इसमें जो जीव होते हैं, प्रत्येक जीव में कुछ ऐसे भी डीएनए खंड होते हैं जो हर एक जीव से भिन्न होते हैं, उन्हीं डीएनए खंडों को पहचाना जाता है। अब कुछ उपयोग भी आप इसमें बता सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसके माता पिता कौन है इसकी पहचान की जाती है, अपराधी की पहचान की जाती है, बलात्कारी मनुष्य की, तो आदि बहुत सारे हैं। हमने अपने चैनल में अपलोड किया है वीडियो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप लोग जाइए देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया पर एक बैक्टीरियोफेज आक्रमण करता था, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इसमें डाल देता था। तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि एक एंजाइम विकसित किया, खूंखार एंजाइम विकसित किया, ताकि इसके डीएनए को कट कर सके, अपने आप को बचा सके। इसी एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। और आजकल वैज्ञानिक लोग इसका प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी करने लगे हैं। तो इस पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। और इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, आणविक कैंची के नाम से भी इसे जाना जाता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम भी पूछा गया है, उदाहरण भी पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं हिंद थर्ड बता दीजिए। ऐसे ही कई सारे नाम हैं। फिर 5 नंबर का चौथा है सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, सह प्रभाविता को हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। यहाँ देखिए, लाल सांड था, यहाँ सफेद गाय थी, सफेद गाय, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, निषेचन कराया गया, तो इनकी जो संतान हुई वो चितकबरी पैदा हुई। चितकबरी का मतलब ये हुआ कि उसके बीच बीच में लाल बाल भी थे, बीच बीच में सफेद बाल भी थे। तो दोनों ना तो ये पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा पाया, ना तो ये पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा पाया, बल्कि दोनों समान रूप से यहाँ पर मिश्रित रूप से प्रभावी हो रहे हैं। इसी को सह प्रभाविता कहा जाता है। तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो अपने YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा सह प्रभाविता और आगे लिखिए बायोलॉजी साइंस इसके सर्च कीजिए, आ जाएगा वीडियो। या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहां से भी जाकर के आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर 6 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में आनुवांशिक विकार। तो जब भी हमारी जीन जो होती है, चाहे जीन कहो चाहे गुणसूत्र कहो, हमारी जीन या गुणसूत्र में किसी समस्या के कारण होने वाली बीमारी को
आनुवांशिक विकार कहा जाता है। हमारी जीन या गुणसूत्रों में किसी समस्या के कारण होने वाली जो बीमारी होती है उसे ही आनुवांशिक विकार कहा जाता है। इसके उदाहरण में जैसे हीमोफीलिया आप बता सकते हैं, हीमोफीलिया ले लीजिए, आनुवांशिक बीमारी है। ऐसे ही वर्णांता लीजिए, ऐसे ही डाउन सिंड्रोम है, आनुवांशिक बीमारी है। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम है। तो कई सारे आनुवांशिक विकार होते हैं, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फिर अगला है सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा को अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है वास्तव में कि जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है या प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए सेंट्रल डोग्मा है क्या, तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब देखिए डीएनए से डीएनए अगर बनेगा तो क्या कहेंगे, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन कहो चाहे द्विगुणन कहो, डीएनए से डीएनए अगर बन रहा है तो रेप्लिकेशन हो गया। और अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन या फिर हिंदी में कहें तो अनुलेखन हो जाएगा। और अगर आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन कहो चाहे अनुवादन कहो। तो देखिए डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया या प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। और यही सेंट्रल डोग्मा है या फिर यही अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत है। तो इस पर फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए सेंट्रल डोग्मा स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंसेस के एंटर कीजिए, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है 6 का, जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। देखिए मुख्य घटक अगर बात की जाए तो पहला घटक होता है आनुवांशिक विविधता। घटक कहो चाहे भाग कहो, आनुवांशिक विविधता होती है। अब आनुवांशिक विविधता है। दूसरा होता है जातीय विविधता, जातीय विविधता। और तीसरा घटक होता है पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता। विविधता देखिए जो आनुवांशिक विविधता है, जैसे हमारा जो देश है, हमारे देश में धान की लगभग 50,000 और आम की लगभग 1,000 जातियां आनुवांशिक रूप से भिन्न हैं। हमारे देश में धान की लगभग 50,000, आम की लगभग 1,000 जातियां आनुवांशिक रूप से भिन्न हैं। अगर जाति विविधता की बात की जाए तो जैसे पश्चिमी घाट के जो उभयचर जंतु हैं वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक हैं। जाति विविधता की बात की जाए तो पश्चिमी घाट के जो उभयचर जंतु होते हैं वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक होते हैं। ऐसे ही अगर पारिस्थितिक विविधता की बात करें तो ये पारितंत्र स्तर पर होती है। पारितंत्र स्तर पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए अब 6 नंबर का तीसरा है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी क्या भूमिका है या उसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए जैव उर्वरक, जीवों के द्वारा बने उर्वरक जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे ये दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम जो जीवाणु है ये बैठा रहता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु बैठा रहता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इस तरह से भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, नाइट्रोमोनास है, ये सभी क्या करते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। फिर अगला है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक और प्रतिजीविता। रेड डाटा बुक और परजीविता या प्रतिजीविता। परजीविता लिख लीजिए। तो जो रेड डाटा बुक है इसमें विलुप्तता की कगार पर खड़े जीव जंतुओं की सूची है। जो विलुप्तता है, जो विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्तता की कगार पर खड़े जीव जंतुओं की जो लिस्ट है उसे ही रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक कहा जाता है। और इसको बनाने का उद्देश्य ये है ताकि आप देखो कि कौन सी विलुप्तता के कगार पर खड़े जंतु हैं, उनको बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, उनकी रक्षा की जा सके। और परजीविता की अगर बात की जाए तो परजीविता में
होता क्या है कि इसमें एक होस्ट होता है या कहिए एक पोषक होता है और एक परजीवी होता है। जो परजीवी है ये पोषक पर रहकर अपना भोजन प्रदान करता है। तो इसमें पोषक की हानि और परजीवी का लाभ हो जाता है। इसी तरह से परजीविता में और भी कई सारे उदाहरण होते हैं। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन तीनों होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 पेज कम से कम जरूर लिखना होगा और चित्र भी जरूर बनाना होगा। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चित्र भी जरूर बनाना है। आप देखिए यहाँ पर स्त्री के प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्त्री के प्रजनन तंत्र का चित्र बनाकर उसके बारे में भी लिखना है, केवल चित्र ही नहीं बनाना है, क्योंकि ये 5 नंबर का है क्वेश्चन। तो अब इसमें ये तो आपको बता दें, ये जो स्त्री का प्रजनन तंत्र है ये मादा जनन तंत्र भी आप कह सकते हैं। मादा जनन तंत्र का चित्र या स्त्री जनन तंत्र का चित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और हो सकता है कि कई सारे सेट में ये छप चुका हो प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में कि स्त्री के प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके सभी भागों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है गुरु बीजाणु जनन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु बीजाणु जनन। इस बार यानी मेगास्पोरोजेनेसिस आएगा जरूर किसी न किसी सेट में, और आवृत बीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड तक के विकास का वर्णन करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो 7 नंबर में रखे हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको हल्के में ना लेना, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, परीक्षा में जरूर आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं। मनुष्य में निषेचन की क्रिया में होने वाली विभिन्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में कहा गया है, क्योंकि टिप्पणियां 2 दी गई हैं। तो मनुष्य में निषेचन क्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए सहज और निष्क्रिय, तो इसको सक्रिय कर लीजिए, गलत टाइप हो गया है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पेपर में छप चुका है, जरूर आएगा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। फिर अगर आप ये नहीं करते हैं तो अथवा जो लगा है आनुवांशिक कोड पर एक निबंध लिखिए। आनुवांशिक कोड लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ऐसे पूछ लेते हैं। या आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, प्रारंभिक कोडान और अंतिम कोडान के बारे में डिटेल से बताइए। तो इस तरह से कई सारे घुमा घुमा करके प्रश्न आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड पर पूछा जाता है। तो जेनेटिक कोड कहो या आनुवांशिक कोड कहो, बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में ये लास्ट क्वेश्चन होता है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विनिषेचन पर, वाहित मल उपचार पर। देखिए द्विनिषेचन क्या होता है कि जैसे ये भ्रूणकोश था, तो यहाँ पर अंडकोशिका थी, द्विगुणित केंद्रक था, यहाँ प्रतिध्रुवी कोशिकाएं थी। जब भी दोनों केंद्रक यहाँ पर दोनों युग्मक स्वतंत्र हो गए थे, तो एक ने अंडकोशिका से संलयन किया, निषेचन हुआ, दूसरे ने द्विगुणित केंद्रक से संलयन हुआ। तो इस चूंकि 2 बार निषेचन हो रहा है, इसे ही द्विनिषेचन कहा था। और वाहित मल उपचार क्या है, तो नगरों से बहकर आने वाला जो जल होता है, इसमें जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। और अपशिष्ट पदार्थों में कौन कौन से, मल है, मूत्र है, गोबर है, कूड़ा करकट है, आदि बहुत सारे पदार्थ जब मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाहित मल वाला भी, द्विनिषेचन वाला भी। और फिर निमोनिया की रोकथाम कैसे करेंगे, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो हमारे चैनल वीडियो अपलोडेड है। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करके इसकी रोकथाम की जा सकती है, प्रिकॉशंस करके इसकी रोकथाम की जा सकती है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं टिप्पणी वाला, तो आप कर सकते हैं निम्नलिखित फलों में अंतर बताइए। फली और लोमंटम में अंतर, आष्ठिल फल और बेधुर फल में अंतर बताना है। तो इस तरह से आज के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।